तो चलिए दोस्तों, तो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक ना। तो ये वीडियो में जो है थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे और आप लोगों को इसी चैनल पे जो है सारा टॉपिक धीरे धीरे जब जब समय मिलेंगे तब तक डालेंगे। तो आज सैटरडे, शनिवार है, ठीक ना। तो शनिवार आज है, तो हम जो भी क्लास किए हैं, तो जितना नोट्स तैयार किए हैं उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को इस चैनल पे डाल रहे हैं। तो जैसा भी लगेंगे मेरा नोट्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, हमने जो नोट्स तैयार किए हैं हिस्ट्री का, ठीक ना, मेडिवल हिस्ट्री का, तो वो आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए, तो देखिए, ये है मेडिवल इंडिया, मतलब मेडिवल इंडिया का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब ये मेडिवल हिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास ये है। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पूर्व की राजनीतिक स्थिति। अब दिल्ली सल्तनत की बात हो रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होने से पहले की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। जैसे पहले दिल्ली पे 2 बार आक्रमण होते हैं। पहले अरबों का आक्रमण होंगे, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होंगे, ठीक ना। तो दिल्ली, उसके बाद जानेंगे हम तब दिल्ली सल्तनत। जब दोनों आक्रमण पढ़ लेंगे तब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे देखिए, गुलाम वंश का शासन चला 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी पूर्व, ये ईसा पूर्व एडी, ठीक ना, एडी ईस्वी, ईसा पूर्व आप लोग समझते होंगे, ठीक ना। तो ईसा पूर्व इतना तक नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा। तो चलिए देखिए, तो दिल्ली सल्तनत पे जो है गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चलता है, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईसा पूर्व तक चलता है गुलाम वंश का। उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश का शासनकाल चलता है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलता है। कौन? खिलजी वंश का शासनकाल, ठीक ना। तो उसके बाद तुगलक वंश का आते हैं, तुगलक डायनेसिटी। तो तुगलक डायनेसिटी का शासनकाल चलते हैं 1320 से लेकर के 1414 ईसा पूर्व तक, ठीक ना। और उसके बाद सैयद डायनेसिटी आते हैं, यानी सैयद वंश आते हैं 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक चलता है, यानी कि ईसा ईसा पूर्व है, ईस्वी बोल देते हैं कभी कभी। तो सॉरी, आप लोग ईसा पूर्व एडी समझिएगा, ठीक ना। तो लोधी डायनेसिटी, तो लोधी डायनेसिटी आते हैं इनके बाद। तो लोधी वंश जो है 1451 ईसा पूर्व से लेकर के 1526 ईसा पूर्व तक शासन चलता है दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद यहीं पे पानीपत का लड़ाई होते हैं और पानीपत की लड़ाई के बाद जो है चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से मुगल डायनेसिटी राज करेंगे, जैसे मुगल वंश यहाँ से शासन करना प्रारंभ करेंगे। तो जो मुगल डायनेसिटी का जो शासक होंगे उसमें से जैसे बाबर हो जाएंगे, हुमायूं हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे। इसी ये जो शासक हैं 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शासक के बीच में हम जानेंगे। इन्हीं 6 शासक के बीच में आएंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुगल का प्रशासन काल आएंगे, जिसमें कि मुगल के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि मुगल किस तरह से अपना प्रशासन चलाते थे। उसके बाद शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि शिवाजी प्रशासन के बारे में जानेंगे। और इसी में हम जानेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। उसके बाद आ जाएंगे भक्तिवाद व सूफीवाद के बारे में, ठीक है। तो इस सब के बारे में मेडिवल हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो हमने जो क्लास तैयार की है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के पूर्व की राजनीति के बारे में हम बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की पूर्व की राजनीतिक जो अरब्स इन्वेजन्स, यानी कि अरबों का आक्रमण, तो प्रथम आक्रमण होता है अरबों का, उसके बाद तुर्क्स इन्वेजन, यानी कि तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक ना। तो वन ईस्ट अटैक ऑफ अरबन्स इन इंडिया, तो ये जो है 636 से लेकर के 37 एडी ईसा पूर्व होता है। और ये प्रथम अटैक जो है भारत पर अनसक्सेसफुली रहता है, ठीक ना, यानी कि ये असफल रहता है। तो भारत में अरबों का प्रथम आक्रमण 636 से और 37 ईसा पूर्व हुआ था। और इस आक्रमण में विफल रहा था कौन? तो अरबन, ठीक ना। अरबों का जो आक्रमण था ये अनसक्सेसफुली रहा। और फिर से जब वन सक्सेसफुली आक्रमण किया वो था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये कब किया था? तो 712 एडी में, ठीक ना। वन ईस्ट सक्सेसफुली अटैक ऑफ अरब्स इन इंडिया, तो 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत पर अरबों द्वारा प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो ये 712 ईसा पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये आक्रमण सफल रहा था, ठीक ना। तो ये आक्रमण जो था क्या था? सफल था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ रावर, यानी कि रावर का युद्ध। तो ये रावर का युद्ध जो है 712 ईसा पूर्व में होता है। अब ये जो युद्ध है ये 2 शासक के बीच होते हैं। पहला है दाहिर, उसके बाद दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम। ये दोनों के बीच ये रावर का युद्ध होता है। तो दाहिर के बारे में बता दें कि दाहिर जो है रूलर ऑफ
सिंध, यानी कि सिंध का एरिया जो है वहाँ का शासक था। और इनका कैपिटल की बात करें तो लाहौर इनका कैपिटल था, यानी कि राजधानी। क्लियर है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया। जब मोहम्मद कासिम ने दाहिर को पराजित किया तो देवलोपाट पर जो है ये अपना नियंत्रण कर लिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब नियंत्रण किया तो इन्होंने जजिया टैक्स लगाया। अब जजिया टैक्स जो है रिलीजन से रिलेटेड था, यानी कि रिलीजन यानी कि धर्म से संबंधित था। ठीक ना। तो ये जो है जजिया कर धर्म से संबंधित कर था, धर्म से संबंधित। तो टैक्स कलेक्टेड फॉर नॉन मुस्लिम, यानी कि गैर मुस्लिमों से कर संग्रह करता था। और ये सारी बातें जो है जहाँ पे मिला है, मतलब लिखा हुआ जिस बुक में है, वो बुक का क्या नाम है? वो बुक का नाम है चचनामा। चचनामा बुक है। और लेखक आप बात करें तो इसमें जो है लेखक का पता नहीं है, यानी कि ये अननोन है। तो इतिहासकार का मानना है इनके लिए अभी अज्ञात, यानी कि लेखक अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए इसे अननोन माना गया है। ठीक ना। तो उसके बाद ये था, तो इस तरह से ये अरबों का आक्रमण था। ठीक ना। तो अरब्स इन्वेजन्स था। अब यहाँ तुर्क्स इन्वेजन्स आएंगे। ठीक ना। तुर्कों का आक्रमण। तो देखिए तुर्कों का आक्रमण पे हम बात करते हैं। तो जर्नी फॉर मोहम्मद गजनवी टू मोहम्मद गौरी, यानी कि मोहम्मद गजनवी से मोहम्मद गौरी तक की यात्रा को हम अब जानते हैं। तो देखिए गजनी डायनेसिटी और यामिनी डायनेसिटी, गजनी डायनेसिटी और यामिनी डायनेसिटी, यानी कि इसे गजनी वंश और या यामिनी वंश भी कहते हैं। तो गजनी वंश का संस्थापना कैसे हुआ, इनके बारे में हम कुछ कहानी जान लेते हैं। जैसे अब देखिए गजनी वंश यानी कि गजनी डायनेसिटी, इनका स्थापना जो है अल्पतगीन ने किया था। कौन? अल्पतगीन ने। तो इनके बारे में बता दें कि अल्पतगीन ये कहाँ पे? ईरान में करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जब ये दावेदारी हार जाते हैं तो हारने के बाद अल्पतगीन ईरान से भाग करके कहाँ आ जाते हैं? गजनी। गजनी जो कि अफगानिस्तान। ठीक ना। तो अफगानिस्तान के गजनी में आ जाते हैं। और गजनी में ही एक पैलेस है जिसका नाम यामिनी है। ठीक ना। गजनी में अफगानिस्तान आ जाते हैं भाग करके अल्पतगीन गजनी, और गजनी में ही एक पैलेस है जिसका नाम यामिनी है। और यामिनी में ही गजनी ने गजनी वंश का स्थापना किया। इसलिए यामिनी में जो किया तो इसे कहीं कहीं यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यामिनी वंश भी, यामिनी डायनेसिटी भी इन्हें कहते हैं। क्लियर है। तो इनका संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था। और यहाँ पे ये सक्सेसफुली स्थापना कर लिया। ठीक ना। यानी कि यहाँ सक्सेस हुआ ये स्थापना करने में। तो अब अल्पतगीन के बाद जो गजनी वंश को आगे बढ़ाएगा, ठीक ना, तो नेक्स्ट रूलर ऑफ गजनी का वो आएंगे सुप्तगीन। ठीक ना। तो सुप्तगीन जो है ये गजनी वंश को अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये किस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो चलिए जानते हैं। तो सुप्तगीन जो है कहाँ का शासक बन गया? गजनी का। और गजनी जो है कहाँ में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। तो अब बताइए कोई भी शासक है तो उसे शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए। पैसा रहेंगे तभी तो अपना सैनिक निर्माण करेंगे, सैनिक को पगार देंगे, और तभी तो सैनिक चलेंगे ना, तभी तो पूरा साम्राज्य चलेंगे। तो अफगानिस्तान जो है, तो अफगानिस्तान जो है ये इकोनॉमिकल जो है रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है अफगानिस्तान। ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखिए लिखे हैं गजनी का शासक कौन बन गया? सुप्तगीन। अब शासक चलाने के लिए इकोनॉमिकल रिसोर्स, पैसे का स्रोत चाहिए। तो शासन चलाने के लिए तो अफगानिस्तान में जो है ये रिसोर्सफुल कंट्री अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पे दो ही चीज़ फेमस है। अफगानिस्तान में दो चीज़ ज़्यादा फेमस हैं, ओपीम यानी कि अफीम और हथियार। अब जो अफीम नशेरी हैं, जो अफीम का सेवन करेंगे, जो नशाबाज होंगे, तो क्या मेल जोल का बात करेंगे? वो तो सीधा अटैक का बात करेंगे, यानी कि हथियार का तो बात करेंगे ही। इसीलिए अफगानिस्तान में जो है दो ही चीज़ प्रसिद्ध है, अफीम और गन, यानी कि हथियार। तो ये दोनों चीज़ ज़्यादा फेमस हैं, इसीलिए यहाँ पर शासन करना बहुत ही कठिन हो रहे थे। तो अब सुप्तगीन जो है पैसे के लिए आसपास देखेंगे। तो आसपास देखेंगे तो आसपास इनके नज़दीक भारत थी। तो और भारत जो है उस समय बहुत ही इकोनॉमिकल से पावरफुल थे। ठीक ना। तो गोल्डन टेम्पल भी उस टाइम कहा जाता था, भारत को सोने का चिड़िया भी उस टाइम कहा जाता था। तो इनको पैसा, अब सुप्तगीन को जो है पैसा की आवश्यकता है साम्राज्य चलाने के लिए। तो अब ये आसपास के इलाका देखेंगे, उसमें अटैक करने जाएंगे। तो इसे भारत दिखा, तो ये भारत पर आक्रमण करने चल देते हैं। यानी कि भारत पर आक्रमण किस चीज़ के लिए करने जा रहे हैं? तो पैसा के लिए, क्योंकि इनको साम्राज्य भी तो चलाना है। साम्राज्य को चलाने के लिए तो पैसा जरूरी है, इसलिए ये
भारत की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सब से क्या राज्य चलेगा? जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में जो है 2 ही चीज़ें हैं, अफ़ीम और हथियार। तो क्या इन सबों से राज्य चलेगा? नहीं। तो इसलिए पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए अब ये भारत की ओर क्या करेंगे? डेरा डालेंगे, यानी कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, पैसा के लिए युद्ध करेंगे कौन? तो सुप्तगिन। तो अब आक्रमण कहाँ करेंगे? भारत में। तो यहाँ देखिए, अफगानिस्तान का शासक सुप्तगिन अब आक्रमण करने आ जाते हैं भारत पे। तो भारत का पंजाब में आक्रमण करते हैं। तो भारत का पंजाब का एरिया में जो है हिंदू शाही था। हिंदू शाही डायनेसिटी, यानी कि हिंदू शाही वंश का शासक था, और शासक का नाम जयपाल शाह था। क्या था? जयपाल शाह। क्लियर है? तो अब दोनों का सैनिक आर्मी, सुप्तगिन का आर्मी और जयपाल का आर्मी आमने सामने किस लिए खड़े हैं? युद्ध करने के लिए। अब जब ये दोनों के बीच युद्ध होने लगा तो इसी बीच एक बर्फीला स्नो स्टॉर्म आ जाते हैं, यानी कि बर्फीला तूफान आ जाते हैं। और बर्फीला तूफान आने के बाद जो है, अब यहाँ तो वही टिकेंगे जो बर्फीले एरिया से बिलोंग करते हैं होंगे, और जो बर्फीले तूफान को सहने की क्षमता होगा। तो अब यहाँ ये समस्या उत्पन्न हो गया। कौन सा? बर्फीला तूफान आ गया। तो अब जो है, आप लोग गौर किए होंगे कि अफगानिस्तान का शासक जितने भी हैं, लगभग वो जो है 6-7 फुट लंबे तगड़े होते हैं, और ये जो हैं अफीम नशेबाज तो होते ही हैं और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग जो है, ये बर्फीले तूफान को सह सकते थे, यानी कि सहने की क्षमता इसमें थे। और लेकिन पंजाब का जो है, यहाँ का जो ठंड बर्फीले तूफान को सहने की क्षमता नहीं थे, इसलिए ये वाला सैनिक जो है पीछे हटेंगे। तो यहाँ आप भारत में भी देखते होंगे, जैसे कि इधर ये वाला एरिया, भारत के इधर का जो एरिया हो गया, जैसे यूपी सॉरी, इधर का एरिया का बात कर रहे हैं, जैसे गुजरात सब हो गया। तो गुजरात सब उतना ज़्यादा ठंड नहीं झेल पाएंगे। वहीं बात करें यूपी और बिहार सब का जो है, ये लगभग में उतना ठंड को भी झेल लेते हैं और गर्म को भी झेल लेते हैं। यहाँ दोनों मौसम के अनुकूल बराबर ही करते हैं, तो इसीलिए ये दोनों झेल लेते हैं। लेकिन ये गुजरात वाला ज़्यादा ठंड नहीं झेल पाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जब सुप्तगिन और जयपाल का आर्मी, यानी कि सैनिक जो है आमने सामने था, तो यही इसी बीच बर्फीला तूफान आ जाते हैं। और बर्फीला तूफान आने के कारण जो है, जयपाल शाह का सैनिक पीछे हट जाते हैं, और सुप्तगिन का आर्मी जो है अंदर एंट्री करते हैं, और अपना प्रभाव जमा करके जो है, यहाँ से धन उन जितना होता है लूट के फिर पुनः ये रिटर्न भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो ज़्यादा आवश्यकता है धन की। जैसे अटैक किए तो ये धन लूटे और फिर वापस हो गए। तो यहाँ पे जो है, ना तो इनका हार हुआ ना तो इनका। बर्फीले तूफान का फायदा उठाकर ये लूटपाट मचा के पुनः वापस हो गया। ठीक ना? तो इस तरह से यहाँ से सुप्तगिन इस तरह से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और पैसा लूटकर वापस चला गया। तो पैसा का स्रोत मिल गया। अब आने वाला जो शासक है, इसी मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। अब जो है, अफगानिस्तान को चलाने के लिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता होता है। तो उसी प्रकार गजनी, अफगानिस्तान को जो चलाना है, अब गजनी वंश को जो आगे बढ़ाना है, तो सुप्तगिन को एक स्रोत मिल गया। कौन सा? तो चलो अटैक करते हैं और पैसा लूट के ले आते हैं। तो ये भारत, इसका एक रास्ता मिल गया। तो अब जितने भी शासक आएंगे, यही रास्ता को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब इसी तरह आ जाते हैं, सुप्तगिन के बाद जो है मोहम्मद गजनी आ जाते हैं। कौन? मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनी जो है फिर से आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? पंजाब में। तो पंजाब का शासक कौन है? तो जयपाल वही है। तो उस टाइम वो हारा नहीं था, जयपाल हारे थे नहीं, बल्कि बर्फीला तूफान जो आया था उसी के कारण उनका सैनिक पीछे हट गया था। और इन्हीं का फायदा उठाकर सुप्तगिन का आर्मी जो है फायदा उठाकर लूटपाट करके पुनः वो रिटर्न भी हो गए थे। ठीक ना? तो जब मोहम्मद गजनी आया अगला शासक, तो ये पंजाब का शासक जयपाल शाह को पराजित कर दिया। इन्होंने प्रथम बार पराजित किया, युद्ध लड़के पराजित किया। किसको? जयपाल शाह को। अब पंजाब से, जैसे पंजाब का शासक को जैसे पराजित किया मोहम्मद गजनी ने, तो पंजाब से बहुत सारा पैसा लेकर वापस चला गया। कहाँ? अफगानिस्तान। गजनी, ये मोहम्मद गजनवी से पराजित करके। अब जब जयपाल एक छोटे से बच्चा मोहम्मद गजनी से पराजित हो गए, तो ये बहुत बड़ा ग्लानि में चल गए। और ग्लानि के कारण जो है, ये ह्यूमिलाइजेशन, एक तरह से अपमानजनक, अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगे। अपने आप को ये कहने लगे कि हम इस छोटे से बच्चे से हार गए। तो गजनी से पराजित होने के बाद जो है, ये अपने आप को इतना अपमानित महसूस करने लगा कि
इस संदर्भ में क्या ही बोलें। इस ग्लानि के चक्कर में जयपाल शाह ने अपनी चिता को खुद से जला लिया। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी चिता खुद जलाई, तो वो जयपाल शाह था। जब ये गजनी से हारे तो समझ गए, अपना चिता स्वयं जला लिए। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न बनते हैं कि पहला ऐसा कौन सा शासक है जिसने भारत पर आक्रमण करके शासक को पराजित किया। तो पहला ऐसा कौन सा शासक है जिसने भारत पर आक्रमण करके शासक को पराजित किया था। तो मोहम्मद गजनी है, जो कि पहली बार आक्रमण किया जयपाल शाह को और पराजित भी किया। पराजित करने के बाद पैसा लूटपाट के पुनः वापस भी चल गए। अब अगर यदि बात प्रश्न ये कर दें कि आक्रमण करने का शुरुआत कौन किया था, तो सुप्तगी ने आक्रमण करने का शुरुआत किया था, ठीक ना। तो आगे हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी तो बहुत सारा नोट्स तक बताते बताते सुबह से शाम होते जाएंगे बाकी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले शनिवार को, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू बाय, गुड नाइट, लाइक।